दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिल लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक टोकन्स 1 डिजिटल वर्जन्स ऑफ इक्विटीज, यानी ये इक्विटी शेयर्स का डिजिटल वर्जन है क्या। दूसरा है क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट में इसका क्रेडिट होता है क्या, जैसे नॉर्मल शेयर का होता है। और तीसरा है वैल्यूएशन नॉट, ये देखो वर्ड है, ध्यान में रखो, नॉट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्स, यानी मार्केट फोर्स के भरोसे इसका वैल्यूएशन नहीं रहता है क्या। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, ओनली वन, यानी ये जो है इट्स जस्ट अ डिजिटल वर्जन ऑफ इक्विटीज है, लेकिन डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, यानी कहां पे होता है फिर। दूसरा है मार्केट फोर्स के भरोसे इसका वैल्यूएशन नहीं रहता, यह भी गलत है। इसका मतलब मार्केट फोर्सेस के भरोसे जो है इसका वैल्यूएशन रहता है, दैट मीन मार्केट फोर्सेस आर डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टोकन्स। तो नॉर्मली आईपीओ वगैरह कैसे होते हैं देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है क्या नहीं। देखो रिसेंटली क्या हो गया, नॉट टू द यूएस बॉस विथ ब्लॉकचेन फीड फास्टर सेटलमेंट, यानी यूएस का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, रेगुलेटरी बॉडी जो है, उन्होंने 27 जनवरी 2022 को एक 17th स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बोस्टन सब्सिडरी ऑफ बोस्टन बेस्ड बीओएक्स एक्सचेंज, उसको मंजूरी दे दी। इट विल बी इनकॉर्पोरेट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो यूज करने वाला है। अब ये न्यू एक्सचेंज जो है बीटीएक्स, इसका अल्टीमेट एम क्या है, यानी रेगुलर इसमें ये तो नॉर्मल जो है फिजिकल फॉर्म के जो इक्विटी शेयर्स है अभी के जो चल रहे डीमैट अकाउंट के, उसी में वो वर्क करेगा, लेकिन फ्यूचर में ये टोकनाइज सिक्योरिटीज करने वाला है, इसी वजह से ये इशू आया है। तो स्टॉक टोकन्स क्या है, सो दीज आर डिजिटल वर्जन्स ऑफ इक्विटीज पेग टू द अंडरलाइन शेयर्स, यानी जैसे अपने अभी शेयर्स हो रहे वही है, लेकिन ये डिजिटल वर्जन है उसका। ये फ्रैक्शनल यूनिट में भी ट्रेड कर सकते यूजुअली, फ्रैक्शनल यूनिट में, और बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अपनी आईपीओ जो है उसी टाइप का है, जैसे आईपीओ की प्रोसीजर है बिल्कुल सेम वैसे ही है। लेकिन हम जो शेयर्स लेते हैं अभी रेगुलर इसमें, तो उसका एक डीमैट अकाउंट होता है, ये वैसा नहीं क्रेडिट होगा, इट्स क्रेडिटेड टू ब्लॉकचेन होस्टेड अकाउंट एंड नॉट अ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट में नहीं रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि इट्स अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ राइजिंग द फंड, क्योंकि ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो होता है इंटरेस्टेड इन्वेस्टर का, उसके साथ डायरेक्ट लिंक होती है। इन जनरल क्या होता है, हमारे जो आईपीओज है उसको इश्यू करने के पहले जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो परचेस कर लेते हैं एक निगोशिएबल जो रेट रहता है बेस रेट के आधार पर, और उसके बाद वो फ्लोट होता है, और फिर कॉमन पर्सन्स को, कॉमन जो इन्वेस्टर है उसको मिलता है, और फिर एंजल इन्वेस्टर जो है वो डिटरमाइन करता है, और उसके इश्यूज भी है। इसी वजह से रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफी कुछ नॉर्म्स इसके ऊपर, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाले हैं एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर, है ना, आपको मालूम होगा, जैसे 90 डेज तक वो सीलिंग करना है वगैरह सब। अब ऐसे कंडीशन में ये स्टॉक टोकन्स का बेनिफिट क्या है कि दे आर डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस रादर देन द एंजल इन्वेस्टर, यानी इनकी जो नौटंकी एंजल इन्वेस्टर्स की है ना वो खत्म हो जाएगी। इस टाइप से ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये स्टॉक टोकन्स अपना वर्क करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 1 मल्टीक्रॉप फार्मिंग, 2 फैमिली फार्मिंग, 3 लो कॉस्ट लो इनपुट कॉस्ट फार्मिंग, है ना, इन 3 प्रकार के फार्मिंग है, मल्टीक्रॉप, फैमिली फार्मिंग और लो इनपुट कॉस्ट फार्मिंग। क्या है आंसर, आंसर इज अ सी, आंसर इज अ सी, 1 and 3, that means zero budget natural farming is not a family farming. in general family farming is a subsistence farming, एक जो गरीब बंदा है उसके बाद थोड़ी सी से खेती है, वो खेती के भरोसे वो अपनी जो है घर की जो पूरा का पूरा घर जो है वो चलाता है कैसे तो भी, है ना, ढकल एकदम से पुशअप करके धीरे धीरे, है ना, मैंने गरीबी में कुछ तो भी एडजस्टमेंट करता है, दैट इज अ फैमिली फार्मिंग, है ना। लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में मेजर इशू है कि ये लो कॉस्ट या नो कॉस्ट इस टाइप की फार्मिंग रहेंगी, दैट इज देयरफॉर द वर्ड हियर इज अ जीरो बजट। आपको जीरो बेस्ड बजट मालूम होगा, है ना, उस टाइप का ही पकड़ लो कि कॉस्ट कटिंग करना है भाई, बहुत कम से कम इसमें, इसलिए जीरो बजट। दूसरा है वर्ड है नेचुरल फार्मिंग,
सो ऑब्वियसली नेचुरल फार्मिंग यानी थोड़ा सा इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फार्मिंग जो होता है वो होना चाहिए। अब मल्टी क्रॉपिंग जो है ये ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, सॉइल एनरिचमेंट को हेल्प करती है, इसलिए मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग इज अ रिलेटेड विथ, है ना। ये दो वर्ड्स आपने समझ लिया कि ये दो चीजें आ जाएगी। अब कंफ्यूजन यही था कि फैमिली फार्मिंग होता है क्या, तो फैमिली फार्मिंग का टेक्निकल मीनिंग ये होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। देख लेते न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि अभी रिसेंटली 2022-23 के बजट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम जो है उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया है और कहा है कि भाई सिलेबी जो है अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबी और यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबी में ये ऐड हो जाए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हमारा जो ट्रेडिशनल वे से हमारी जो खेती चलती थी, जो नेचर के साथ जुड़ी थी, नेचर के साथ कोप अप करती थी, है ना। अभी की जो टेक्नोलॉजी है, फिलहाल की जो ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है, ये एंटीकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, ये सस्टेनेबल नहीं है और इसी वजह से इस पर काफी कुछ जोर दिया ये बजट में। कर्नाटका वाज अ फर्स्ट स्टेट टू इवॉल्व दिस प्रैक्टिस, यानी 1990s में वहां पे जो सुभाष पालेकर जो थे पद्मश्री अवार्डी है, इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया ये इशू, है ना। और ये इस टाइप के फार्मिंग उन्होंने की और अब डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी है। आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने ये स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया इज अ फर्स्ट स्टेट to announce a plan to practice 100% this farming by 2024, है ना। इट्स बेस्ड ऑन द नेचुरल फार्म, यानी एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप का होता है। देयर आर सम इनपुट प्रैक्टिसेस, यानी कुछ आधार है इसके, पिलर्स जिसको हम कहते हैं, ये अपना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के उसमें है बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और जो है आच्छादना और वापसा। These are the some pillars, यानी सीड ट्रीटमेंट है, नेक्टर ऑफ लाइफ है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज है, मल्चिंग विद बायोमास, सॉइल एरेशन, इसके आधार पर यह सब होता है। बहुत ही बढ़िया है, बट देयर आर आल्सो इश्यूज। अभी रिसेंटली जब डिक्लेयर कर दिया तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे वो कहते थे कि भाई इट इज नॉट बीइंग एक्चुअली सस्टेनेबल टू देम, है ना, इतना आसान नहीं है, काफी कुछ वक्त लगता है। इट नीड्स some sort of the long gestation period, that is a major issue of zero budget natural farming। तो इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च यदि हो गया तो शायद ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग हमारे इंडिया को मिल सकती है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC? 1. Promote financial inclusion. 2. Prevent illicit activities. 3. Enhance privacy of citizens. What is the answer? Answer is A, 1 and 2, promote financial inclusion और दूसरा है prevent illicit activities। तीसरा जो enhance privacy, privacy of citizens नहीं देता, है ना, क्योंकि वर्ड ही यहाँ पे है सेंट्रल बैंक, यानी who is controlling? The central bank is controlling, so obviously some entity is controlling, so it is being totally against the privacy of citizens, है ना, कोई तो कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी में कोई कंट्रोल नहीं होता है, इट्स अनकंट्रोल्ड करेंसी एंड देयरफॉर देयर इज अ कंप्लीट प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। देखते हैं न्यूज में ऐसा है कि इस बजट में डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई हम लॉन्च करेंगे डिजिटल रुपी जो RBI इश्यू कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। हमने डिक्लेयर कर दिया है फाइनेंस फिस्कल ईयर में, बजटरी प्रोविजन में आ गया है ना, बजट के स्पीच में। अब लीगल टेंडर, एक्चुअली इट्स अ लीगल टेंडर बिकॉज वाई, बिकॉज इट इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। ये कुछ नहीं, इट्स अ करेंसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक, बस व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। हम भाई वैलेट में लेके घूमेंगे नहीं इसको, है ना, वैलेट में हमारे जो है नोटें नहीं रहेगी, ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा, है ना, वर्चुअल फॉर्म में दिया। इट्स अ फिएट करेंसी बिकॉज इट्स बैक बाय द फुल फेथ ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गारंटी देगा इसका। जैसे क्रिप्टो करेंसी ये इसका कोई गारंटी नहीं देता, चला तो चला तो नहीं तो नहीं चला, लेकिन ये गारंटी देता है। ओके, एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद अ फिएट करेंसी, फिएट करेंसी के साथ एक्सचेंज होने की पूरी इसमें पॉसिबिलिटी है। सेंट्रली कंट्रोल रहेगा और सेंट्रली कंट्रोल्ड यानी RBI कंट्रोल करेगा और ऑब्वियसली इसके वजह से सिटीजन्स की प्राइवेसी नहीं रहेगी।
दो प्रकार के जो है सीबीडीसीज होंगे, एक होलसेल और दूसरा रिटेल। रिटेल कंज्यूमर के लिए होगा, डायरेक्ट बैंक टू कंज्यूमर, इसमें थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, ये एक बेनिफिट रहेगा। होलसेल में जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना ट्रेडिंग जो करते हैं कॉल मनी मार्केट का वगैरह, उसमें ये यूज होगा। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is or are aims of the ethanol blended petrol program? 1. Reduce pollution. 2. Save foreign exchange. 3. Diversify agriculture production. Answer is B, 1 and 2 only. पोल्यूशन कम करने के लिए ऑब्वियसली इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, तो बायोफ्यूल रहने की वजह से हमने एक देखा बायोफ्यूल का अपना एक बेनिफिट है, वो पोल्यूशन कंट्रोल करता है। और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव होगा। कैसा? तो भाई आवर कंट्री इज जो है इट्स डिपेंडेंट ऑन ऑयल, है ना। हमने फॉसिल ऑयल जो होता है क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, मोर देन 70% ऑफ आवर डिमांड इज है ना टोटली डिपेंड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल। अब ऐसे सिचुएशन में हमारा काफी कुछ फॉरेक्स जो है उसमें एंगेज हो जाता है, तो ये फॉरेक्स भी सेव करेगा, बिकॉज इथेनॉल इज बायोफ्यूल और वो जितने भी सेल्यूलोज बेस्ड प्लांट होते हैं उससे वो बन सकता है। और इंडिया में शुगर केन इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना, शुगर बेस्ड इथेनॉल अच्छा हो सकता है, इसी वजह से हमारे अच्छी सेविंग हो सकते हैं। बट इट हैज नो कंसर्न विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि इससे मोनोकल्चर हो सकता है ना, यानी सब जन शुगर केन जो है शुगर केन ही कर लेंगे, सब तरफ प्रोडक्शन, ये पॉसिबिलिटी है। सो न्यूज में इसलिए कि इथेनॉल ब्लेंडेड ऑफ 8.1 अचीव्ड, टारगेट वाज 10%, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दे दिया है। इथेनॉल सप्लाई जो है 302 करोड़ लीटर्स का भी हो गया है। इथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट 2021-22 में 10% था, 25 के लिए 20% रखा गया है। साथ में पिछले साल 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि मास एमिशन ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो मास एमिशन स्टैंडर्ड जो है वो E12 और E15 कर दिया, यानी 12% इथेनॉल ब्लेंडेड और 15% इथेनॉल ब्लेंडेड कर दिया। और ऑब्वियसली इसके वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग जो व्हीकल है वो E12 और E15 के हिसाब से बनाना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते। अपार्ट फ्रॉम द आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड पोषण अभियान, विच कंपोनेंट इज और आर पार्ट ऑफ द Saksham Anganwadi and Poshan 2? 1. A scheme for adolescent girls. 2. National Creche Scheme. Or 3rd, Sarva Shiksha Abhiyan. So answer is A, 1 and 2 only, है ना। एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो आंगनवाड़ी के और पोषण 2.1 में आएंगे, नेशनल क्रेचे स्कीम आएगा, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान इससे लेना देना नहीं है। एक्चुअली आंगनवाड़ी जो है इसका ड्यूल बेनिफिट, ड्यूल एम है, ड्यूल एम इन द सेंस कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी पढ़ाई भी हो और उनका पोषण भी हो। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान इस टिपिकली जो है होता है वो एजुकेशन बेस्ड, राइट टू एजुकेशन के लिए बनाया है, ठीक है। न्यूज में इसलिए आया है कि न्यू जनरेशन ऑफ आंगनवाड़ी ऑन द कार्ड, बजट प्रोविजन 2022-23 में फोकस्ड ऑन द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडियो विजुअल एड, प्रॉमिस फॉर 2 लाख चाइल्ड केयर हब्स, renamed a few scheme, categorized them under the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But what is the major issue? इतनी बड़ी स्कीम है but there is no much more increase in the provision of budget. वो सिर्फ कितना बड़ा है, 0.7 से ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी सिर्फ 20,263 करोड़ इतना ही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं। ओके, सो आई होप सो ये 5 क्वेश्चन समझ गए होंगे। मस्त पढ़िए, मस्त मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट दे दीजिए। थैंक यू।